प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जनवादी चीन के शासन तंत्र के बारे में, जिसके अंतर्गत वहाँ के राष्ट्रपति, राज्य परिषद अर्थात वहाँ की मंत्रिपरिषद और केंद्रीय सैनिक आयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चीन के नवीन संविधान में सिद्धांत रूप से संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई है। चीन के विधानमंडल का नाम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस रखा गया है। मंत्रिपरिषद को राज्य परिषद की संज्ञा दी गई है और नए संविधान में राष्ट्राध्यक्ष तथा केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना की गई है। हम देखेंगे अब सबसे पहले जनवादी चीन में राष्ट्रपति का पद। 1954 के चीनी संविधान में राष्ट्रपति पद, जिसे चीनी गणराज्य के चेयरमैन का नाम दिया गया था, का प्रावधान किया गया था। इस संविधान में उसका कार्यकाल 4 वर्ष था। उसको कार्यपालिका, न्यायिक, राजनयिक और सैनिक शक्तियाँ प्रदान की गई थी। 1975 के संविधान के अंतर्गत भी जनवादी चीन के राष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया गया और 1978 के संविधान में भी राष्ट्रपति जैसे किसी भी पद की व्यवस्था नहीं की गई। अब हम देखते हैं नवीन संविधान के अनुसार जनवादी चीन में राष्ट्रपति। नए संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार जनवादी चीन के नए जो संविधान है उसके अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। उसके लिए क्या योग्यताएं हैं? जनवादी कांग्रेस के राष्ट्रपति पद की योग्यताएं: चीनी गणराज्य का कोई भी नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार होने की योग्यता रखता है तथा जिसकी उम्र 45 वर्ष की हो, इस पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। जनवादी चीन के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। अब हम देखेंगे जनवादी चीन के राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ। जनवादी चीन के राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियाँ इस प्रकार हैं। 1982 के चीनी संविधान के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति आदेश अनुसार वे विधियाँ और अध्यादेशों को प्रभावी करता है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के आदेशों के अनुसार राष्ट्रपति विधियों और अध्यादेशों को प्रभावी करता है। प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, मंत्रियों, आयोगों के प्रधानों और राज्य परिषद के महासचिव की नियुक्ति करता है एवं उन्हें पद से हटाता है। ये उसका दूसरा कार्य हो गया। राष्ट्रपति का तीसरा कार्य राज्य की ओर से नागरिकों को सम्मानार्थ उपाधियां आदि देता है। चौथा कार्य सार्वजनिक क्षमादान की घोषणा करता है। पांचवा कार्य सैनिक कानून लागू करता है। प्रतिरक्षा के लिए तैयार होने का आदेश भी जारी करता है। ये राष्ट्रपति का पांचवा कार्य है। उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त वह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के आदेशों के अनुसार ही कर सकता है। यानी इन कार्यों को वह राष्ट्रीय जन कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के आदेशों के अनुसार करता है। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार राष्ट्रपति के कुछ अन्य भी कार्य हैं, जिनमें मुख्य रूप से वह चीनी गणराज्य के वैदेशिक संबंधों में राज्य का प्रतिनिधित्व करना, विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों का स्वागत करना, दूसरे देशों में चीन के राजनयिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करना एवं उनको वापस बुलाना है, विदेशों से की गई संधियों और समझौतों की पुष्टि करना, उन्हें रद्द करना,
ये मुख्य रूप से अनुच्छेद 81 के अनुसार राष्ट्रपति के कुछ अन्य कार्य हैं। अब हम देखेंगे जनवादी चीन के राष्ट्रपति की स्थिति देखेंगे कि उसकी स्थिति किस तरह की है। राष्ट्रपति के कार्यों के अध्ययन करने से स्पष्ट हुआ कि उसके अधिकांश कार्य मात्र औपचारिक हैं और वह इन कार्यों को राष्ट्रीय जन कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति की इच्छा के अनुसार करता है। चीन के राष्ट्रपति की तुलना संसदीय व्यवस्था वाले राज्य के संवैधानिक प्रमुख से नहीं की जा सकती, क्योंकि उसे वैधानिक दृष्टि से राज्य के प्रधान की स्थिति प्राप्त नहीं है। उसे अमेरिकी राष्ट्रपति के समान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और राज्य परिषद के माध्यम से करता है। उसे राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो का अधिकार भी नहीं मिला है। वैधानिक दृष्टि से वह परावलंबी व दुर्बल है। वस्तुतः उसकी शक्ति साम्यवादी दल में उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। यदि साम्यवादी दल इस पद पर किसी प्रथम श्रेणी के नेता को नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति का पद अत्यंत शक्तिशाली बन सकता है। अब हम देखेंगे जनवादी चीन का वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि जनवादी चीन के उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य क्या हैं, उसका किस तरह से चुनाव होता है। 1954 के चीनी संविधान में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान था। उपराष्ट्रपति राजकार्य में राष्ट्रपति की सहायता करता है और नए संविधान में भी उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। उसका चुनाव राष्ट्रपति की भांति ही राष्ट्रीय जन कांग्रेस करती है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए वे सभी योग्यताएं रखी गई हैं जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए है। उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य गणराज्य के राष्ट्रपति की सहायता करना है। राष्ट्रपति उसे आवश्यकता अनुसार शक्तियां प्रदान करता है, उसके कृत्यों का निर्धारण करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या उसकी अस्वस्थता के समय राष्ट्रपति के समस्त कार्यों को करता है। अनुच्छेद 84 के अनुसार राष्ट्रपति का स्थान रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर आसीन कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे जनवादी चीन की स्टेट काउंसिल, राज्य परिषद। चीन का नया संविधान कार्यपालिका और प्रशासन संबंधी अधिकार राज्य परिषद को सौंपता है, स्टेट काउंसिल को सौंपता है। और संविधान के अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राज्य परिषद केंद्रीय जन सरकार है। राज्य परिषद राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह है। अब हम देखेंगे स्टेट काउंसिल की रचना और उसका संगठन। राज्य परिषद की रचना प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसिलरों, मंत्रालय के प्रभारी मंत्रियों, आयोगों के प्रभारी मंत्रियों, ऑडिटर जनरल तथा महासचिव से मिलकर होती है। राज्य परिषद के बारे में समस्त दायित्व प्रधानमंत्री पर है। संविधान राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या और मंत्रालयों की भी चर्चा नहीं करता, जैसा कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान में किया गया है। इन्हें निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को दिया गया है। राज्य परिषद का कार्यकाल। अब हम देखेंगे राज्य परिषद का कार्यकाल। राष्ट्रीय जन कांग्रेस की भांति इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। राज्य परिषद राष्ट्रीय जन कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए जहाँ तक इसके कार्यकाल का प्रश्न है, एक टीम के रूप में इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों से कुछ अधिक होगा, जब तक नई राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा
नई राज्य परिषद का गठन नहीं कर दिया जाए। यदि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए तो राज्य परिषद का कार्यकाल भी तदनुसार बढ़ जाएगा, लेकिन प्रत्येक स्थिति में राष्ट्रीय जन कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति वह उत्तरदायी है। अब हम देखते हैं जनवादी चीन का प्रधानमंत्री और वहाँ की मंत्रिपरिषद। नए संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार राज्य परिषद प्रधानमंत्री के मार्ग निर्देशन में कार्य करेगी। उप प्रधानमंत्री तथा स्टेट काउंसिलर उसके कार्यों में सहायता करेंगे। राज्य परिषद के कार्यकारी बैठकों में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसिलर तथा महासचिव सम्मिलित होंगे। राज्य परिषद की कार्यकारिणी की बैठकों का आयोजन तथा अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, आयोगों के अध्यक्ष अपने अपने विभागों के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होंगे। वे अपने अपने विभागों की बैठकों का आयोजन करेंगे तथा विभागीय प्रश्नों पर निर्णय लेंगे। प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में चीन के संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है, न ही इस बात की चर्चा की गई है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर की जाएगी। उसकी संवैधानिक स्थिति की तुलना यदि भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से की जाए तो स्पष्ट ही उसका अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है। पूर्व सोवियत संघ के प्रधानमंत्री के साथ ही उसकी तुलना उचित प्रतीत होती है। इन दोनों ही अधिकारियों को प्रधानमंत्री के रूप में अलग से कोई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री पदधारी ये व्यक्ति अपने अपने देश की साम्यवादी पार्टी में प्रभावशाली स्थिति रखते हैं, इसलिए शासन व्यवस्था में भी उन्हें बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है। परंतु उसकी शक्तियों का स्रोत प्रधानमंत्री पद नहीं है, वरना साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व में उसे प्राप्त महत्वपूर्ण स्थिति है। उप प्रधानमंत्री के पदों पर भी साम्यवादी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता नियुक्त किए जाते हैं। अधिकांश मंत्रीगण भी पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य होते हैं। अब हम देखेंगे स्टेट काउंसिल की शक्तियां और कार्य। नए संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्य परिषद को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। कानून अज्ञप्तियों के अनुसार वह विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कार्यों को निर्धारित करता है, उनके निर्णयों आदेशों की घोषणा करता है, उनके कार्यपालन की देखरेख करता है। कानून संबंधी विधेयकों को राष्ट्रीय कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति के सम्मुख प्रस्तुत करता है, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। मंत्रियों और समितियों के अध्यक्षों द्वारा जारी किए गए अनुपयुक्त निर्णयों और आदेशों में संशोधन करता है, उन्हें रद्द करता है। स्थायी समितियों के अनुपयुक्त निर्णय और आदेशों में संशोधन करता, उन्हें रद्द कर सकता है। राष्ट्रीय आर्थिक योजनाएं और राष्ट्रीय बजट को लागू करता है। विदेशी और घरेलू व्यापार पर नियंत्रण रखता है। सांस्कृतिक, शिक्षा संबंधी, सार्वजनिक स्वास्थ्य के कार्यों का संचालन करता है। राष्ट्रीयता से संबंधित कार्यों का संचालन करता है। विदेशों में रहने वाले चीनियों से संबंधित कार्यों का संचालन करता है। राजहित की रक्षा करता है। सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखता है। नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है। वैदेशिक संबंधों का संचालन करता है। शस्त्र सेनाओं का निर्माण और संचालन करता है। स्वशासित जिलों, तहसीलों, नगरपालिका के पद और सीमाओं को स्वीकार करता है। कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रबंधक अधिकारियों को नियुक्त और उनको पद से हटाने का कार्य करता है। राष्ट्रीय कांग्रेस उसकी स्थायी समिति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यकर्ता या अन्य अधिकारों का उपयोग करता है। अब देखते हैं राज्य परिषद की वास्तव में स्थिति क्या है। यद्यपि राज्य परिषद जनवादी चीन की कार्यपालिका और राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अंग है, परंतु इसे ब्रिटेन और भारत के मंत्रिमंडलों के समान गौरवपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं है। ब्रिटेन में जब तक मंत्रिमंडल को लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है, तब तक वह प्रशासन के संचालन का और कानून निर्माण दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तुलना में चीन की राज्य परिषद को अत्यंत सीमित शक्तियां प्राप्त है। राज्य परिषद की कमजोर स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि राज्य परिषद पर साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण है और राज्य परिषद साम्यवादी दल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार ही शासन का संचालन करती है। सामान्यतः परिषद साम्यवादी दल के पोलिट ब्यूरो द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि ही करती है। निश्चित रूप से यह केवल औपचारिक अर्थ में ही सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है। पोलिट ब्यूरो के कारण उसके द्वारा वस्तुत इस रूप में कार्य नहीं किया जा सकता।
हम देखेंगे क्या राज्य परिषद वास्तव में एक संसदीय कार्यपालिका के रूप में है। ऐसा लगता है कि चीन की राज्य परिषद को संसदात्मक स्वरूप देने की चेष्टा की गई है, लेकिन नए संविधान के अनुच्छेद 92 के अनुसार राज्य परिषद राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति जब जन कांग्रेस का अधिवेशन न हो रहा हो तो उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होती है, उसके समक्ष अपने कार्यों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इस प्रकार राज्य परिषद को विधानमंडल के अन्य सदस्यों का निर्वाचन, राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसमर्थन का विषय और राष्ट्रीय कांग्रेस उन्हें आवश्यकता अनुसार पदच्युत भी कर सकती है। संविधान के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्य मंत्रियों, अन्य आयोगों के अध्यक्षों से प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके द्वारा प्रश्नों का उत्तर दिया जाना आवश्यक है। इन प्रावधानों से राज्य परिषद को उत्तरदायी कार्यपालिका का रूप देने का प्रयास किया गया, परंतु व्यवहार में स्थिति भिन्न प्रकार की है। व्यवहार में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत चीन में प्रचलित नहीं है। व्यवहार में राज्य परिषद पर साम्यवादी दल का नियंत्रण रहता है, न कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का। एक अन्य बात जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस तथा राज्य परिषद के आपसी संबंधों में राज्य परिषद को अधिक शक्तिशाली बना देती है, यह है कि राज्य परिषद के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के सदस्य होते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नियंत्रित होने के बजाय स्वयं उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल होते हैं। कहा जा सकता है चीन में राज्य परिषद राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति उस अर्थ में उत्तरदायी नहीं है जिस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन भारत में मंत्रिमंडल अपनी संसदों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब देखते हैं केंद्रीय सैनिक आयोग। नए संविधान में चीन के नए संविधान में केंद्रीय सैनिक आयोग का भी प्रावधान किया गया है और वहाँ के अनुच्छेद 93 में एक केंद्रीय सैनिक आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है। यह आयोग देश की सेना का नियंत्रण और निर्देशन करेगा। इस आयोग का गठन सभापति, उपसभापति व अन्य सदस्यों से मिलकर होगा। इस आयोग की कार्यप्रणाली के संबंध में संपूर्ण जिम्मेदारी सभापति की होगी। आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया है। आयोग का सभापति राष्ट्रीय जन कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होगा। सैन्य आयोग का अध्यक्ष सेना का सर्वोच्च कमांडर भी होगा। पर्यवेक्षकों का अनुमान है कि चीन में यदि कभी भी सेना साम्यवादी दल से अधिक शक्तिशाली बन जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस तरह चीन के संविधान में राष्ट्रपति का प्रावधान है, एक राज्य परिषद का प्रावधान है और केंद्रीय सैनिक आयोग का प्रावधान मिलता है। धन्यवाद।